नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू नित्य एग्जाम पॉइंटर। नित्य एग्जाम पॉइंटर में सभी का स्वागत है। भाग 4 तक हम लोगों ने भाग 4 का तक हम लोगों ने देख लिया था। आज हम स्टार्ट करते हैं भाग 5, जो कि है संघ। और भाई संघ में जो पहले आते हैं वो आते हैं राष्ट्रपति। ठीक है, तो इसमें कई सारे अध्याय हैं। उन कई सारे अध्यायों के तहत जो है पहले हम लोग देखेंगे संघीय कार्यपालिका। ठीक है, तो पहला होता है संघीय कार्यपालिका, फिर होता है विधायिका, फिर होती है अध्यादेश जारी करने की शक्ति एक अलग से। उसके बाद में जो आपकी आती है, उसके आगे हम लोग जो है वो पढ़ेंगे। ठीक है, तो पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं संघ। ठीक है, संघ में हम लोग पहले देखते हैं संघीय कार्यपालिका। संघीय कार्यपालिका के अंतर्गत हम लोग राष्ट्रपति को पढ़ेंगे, फिर उपराष्ट्रपति को पढ़ेंगे, फिर मंत्रिमंडल पढ़ेंगे, और यहाँ पर हम लोग जो है महान्यायवादी को पढ़ेंगे। तो इसमें हम लोग पहले स्टार्ट करते हैं राष्ट्रपति। ठीक है, पार्ट 1 होगा। आइए हम लोग शुरू करते हैं। तो संघीय कार्यपालिका, ठीक है, संघीय कार्यपालिका देखेंगे हम लोग भाग 5 के अनुच्छेद 52 से 78 तक में है। उसमें जो है संघ की कार्यपालिका का आपके वर्णन किया गया है। संघ की जो कार्यपालिका होती है, संघ की कार्यपालिका में कौन कौन आते हैं? तो राष्ट्रपति आता है, उपराष्ट्रपति आते हैं, प्रधानमंत्री आते हैं, मंत्रिमंडल आते हैं, और महान्यायवादी आते हैं। ठीक है, तो संघ की कार्यपालिका में इतने लोग आते हैं, इतने ही लोग आते हैं, ये फिक्स है, इससे ज़्यादा कम नहीं होते हैं। इसलिए आपके एग्जाम में इससे संबंधित जो है वो क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि संघीय कार्यपालिका में कौन सम्मिलित है। फिर 4 ऑप्शन आपको दिए जाएंगे। 4 ऑप्शन में आपका राष्ट्रपति हो गया, उपराष्ट्रपति हो गया, लोकसभा अध्यक्ष हो गया, महान्यायवादी हो गया। ठीक है, तो कौन संघीय कार्यपालिका में सम्मिलित है या कौन नहीं है, इस प्रकार से जो है आपके क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। तो ये आपको याद रखना है। राष्ट्रपति होते हैं, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मंत्रिमंडल और महान्यायवादी। इतने लोगों से मिलकर के कार्यपालिका बनती है संघ की कार्यपालिका। अब इसमें सबसे पहले हमको पढ़ना है राष्ट्रपति। ठीक है, सबसे पहले हम लोग को पढ़ना है राष्ट्रपति, प्रेसिडेंट। तो राष्ट्रपति के लिए सबसे पहले अनुच्छेद 52 में क्या कहा गया है? अनुच्छेद 52 में कहा गया है कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा। ठीक है, क्या होगा? भारत का एक राष्ट्रपति होगा। और अनुच्छेद 53 में यह घोषणा की गई है कि जो संघ की कार्यपालिका शक्ति होगी वो राष्ट्रपति में निहित होगी। यानी जो संघ की कार्यपालिका शक्ति है वो आपकी किस में निहित होगी? तो पूरी की पूरी राष्ट्रपति में निहित होगी। ठीक है, यानी जो राष्ट्रपति होता है वो संघ की कार्यपालिका का प्रमुख होता है। ठीक है, अब उसमें देखना है कि एक दो टाइप के प्रमुख आ जाते हैं भाई इसमें। एक तो होता है नॉमिनल और एक होता है रियल। ठीक है, तो वास्तविक तो जो राष्ट्रपति होता है ये नाम मात्र का होता है, और फिर हम लोग वास्तविक में देखेंगे तो वहाँ पे प्रधानमंत्री आ जाएगा। ठीक है, लेकिन फाइनली ऐसे ही अगर क्वेश्चन पूछा जाता है कि संघ की कार्यपालिका का प्रमुख कौन होता है, तो वो होता है प्रेसिडेंट। ठीक है, कौन होता है? प्रेसिडेंट होता है संघ की कार्यपालिका का प्रमुख। अब हम लोग राष्ट्रपति के बारे में थोड़ा सा देखते हैं। तो जो राष्ट्रपति होता है वो भारत का राज्य प्रमुख होता है। संवैधानिक पदक्रम में जो राष्ट्रपति का पद है वो सर्वोच्च होता है, यानी टॉप पर होता है। राष्ट्रपति जो होता है वो क्या होता है? भारत का प्रथम नागरिक भी होता है। तो इतनी चीज़ें हैं, आपको यहाँ से ध्यान में रखना है। निर्वाचन की अगर बात करें तो राष्ट्रपति का जो निर्वाचन होता है वो राष्ट्रपति का जो निर्वाचन होता है, या फिर यूँ कहें कि जो भारत के राष्ट्रपति का चुनाव होता है वो राष्ट्रपति तथा उपराष्ट्रपति निर्वाचन अधिनियम 1952 के अंतर्गत किया जाता है। किसके तहत? राष्ट्रपति तथा उपराष्ट्रपति निर्वाचन अधिनियम 1952 के अंतर्गत संविधान के अनुच्छेद 55(3) के अनुसार होता है। और जो राष्ट्रपति का चुनाव होता है वो इसमें देखेंगे कई सारी इसमें टर्म हैं जो कि आपको यहाँ से समझना है। ठीक है, पहली बात तो अप्रत्यक्ष रूप से कहने का मतलब है कि भाई जनता जो है इसमें डायरेक्ट जो है वोट नहीं करती है, जनता वोट नहीं करती है। ठीक है, जनता के जो प्रतिनिधि हैं, ठीक है, जैसे कि हमने जो है सांसद विधायक चुन करके यहाँ से भेज दिया, तो वही सांसद और विधायक जो है इनके चुनाव में भाग लेते हैं। डायरेक्ट जनता भाग नहीं लेती है, इसलिए इसको अप्रत्यक्ष रूप से कहा जाता है। ठीक है, आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली। तो इसमें जो प्रतिनिधित्व प्रणाली होती है वो आनुपातिक होती है। कहने का मतलब कोई राज्य छोटा है, कोई राज्य बड़ा है, कोई विधायक है, कोई सांसद है, तो वो सभी लोग वोट देंगे। तो उनके वोट की वैल्यू कैसे काउंट होगी? तो एक फार्मूला फिट किया गया है कि भाई छोटा राज्य है, बड़ा राज्य है, कोई सांसद है, कोई विधायक है, तो ऐसे उनकी वोट की वैल्यू जो है वो समान होनी चाहिए। ठीक है, समान मतलब वो जिस लेवल का है
उस लेवल की उसकी वोट की वैल्यू भी होनी चाहिए, ठीक है, यानी जो अनुपातिक प्रतिनिधित्व है वो सभी समान होना चाहिए, वो हो गया। तीसरा है एकल संक्रमणीय मत पद्धति। इसका जो इंग्लिश नाम है वो है यूनिट ट्रांसफरेबल सिस्टम, ठीक है, यूनिट ट्रांसफरेबल सिस्टम। तो ट्रांसफर हो जाता है वो, ठीक है, अगर ऐसे आपको याद रखना है। अब यूनिट ट्रांसफरेबल सिस्टम क्या होती है, जैसे कि अगर राष्ट्रपति का चुनाव केवल 2 लोग लड़ रहे हैं तब तो यूनिट ट्रांसफरेबल सिस्टम का कोई काम नहीं होता है। मोर देन 2 जैसे ही आते हैं, मान लो कि यहाँ 1, 2, 3 और 4 लोग खड़े हो गए, ठीक है, चुनाव में। अब होता ये है कि जो वोट दिया जाता है राष्ट्रपति का वो वरीयता क्रम में दिया जाता है, ठीक है। जैसे कि यहाँ 4 लोग खड़े हैं, अब कोई सांसद या विधायक वोट डालने गया तो इनको पहला नंबर दे दिया, इनको दूसरा नंबर पे दे दिया कि भाई 1 नंबर पे हम इनको चाहते हैं, 2 नंबर पे इनको चाहते हैं, 4 नंबर पे इनको चाहते हैं, 3 नंबर पे इनको चाहते हैं। तो वहाँ पे प्रेफरेंस फिल करना होता है। तो जब काउंटिंग होती है तो काउंटिंग में सबसे पहले क्या किया जाता है, जो 1 नंबर की प्रेफरेंस होगी उसको पहले काउंट किया जाएगा। 1 नंबर वाला काउंट कर लिया गया सबके वोट। अब इस 1 नंबर की जो चॉइस होती है सबका वोट काउंट करने के बाद मान लो कि ये 4 नंबर वाला सबसे कम वोट पाता है और ये 60 वोट पाता है, ठीक है। बाकी ये आपके 70 पाते हैं, ये 90 पाते हैं और ये 75 पाते हैं। अब इसमें क्या किया जाएगा कि फर्स्ट राउंड की काउंटिंग हो गई, अब दूसरे राउंड की दूसरा चॉइस जो है फिल किया जाएगा। और जो जीतने के लिए जो वोट चाहिए होते हैं वो हम जानते हैं कि आधे से एक ज़्यादा होना चाहिए, आधे से एक ज़्यादा वोट जो है वो पाना चाहिए। तो ज़ाहिर सी बात है 4 लोग खड़े होंगे तो एक ही बार में आधे से ज़्यादा वोट पाना मुश्किल है। तो अगर फर्स्ट राउंड में ही कोई आधे से ज़्यादा वोट पा गया तो जीत गया, अगर नहीं पाया तो फिर जो दूसरी चॉइस होती है, यहाँ दूसरी चॉइस कि भाई दूसरे नंबर पे उसकी काउंटिंग यहाँ पर किया जाएगा। और उसकी काउंटिंग जब किया जाएगा तो ये जो फर्स्ट वाला चौथा नंबर है जो सबसे कम वोट पाया था, इसको क्या कर दिया जाएगा, इसको कर दिया जाएगा बाहर, ठीक है, इसको कर दिया जाएगा बाहर। और इसकी जो दूसरी चॉइस वाली वोट होगी, इसकी जो दूसरी चॉइस वाली वोट होगी, मान लो कि वो भी 60 वोट पाया है तो इसी को इसमें ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा, ठीक है, तीनों में बराबर बराबर। यानी कि 20 वोट, मान लो कि ये इसमें 40 वोट पाए, इसमें 20 वोट पाए, इसमें 30 वोट पाए, तो जो इसका वोट है प्लस यहाँ 20 कर दिया जाएगा, प्लस यहाँ 20 कर दिया जाएगा, प्लस यहाँ 20 कर दिया जाएगा, समझ रहे हैं। तो चूंकि अब इसको बाहर कर दिया गया तो इसकी जो दूसरी चॉइस वाली वोट है वो बाकी जो 3 बचे हैं उनमें इक्वल इक्वल ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा। यही होता है यूनिट ट्रांसफरेबल सिस्टम। समझ गए होंगे काफ़ी अच्छे तरीके से। नहीं समझ में आया होगा तो एक बार कमेंट करिएगा, हम बिल्कुल समझाएंगे। और इनकी जो एक और अगला टर्म है वो है गुप्त मतदान, यानी इनमें जो मतदान किया जाता है वो कोई देख नहीं पाता है या आप किसको वोट दे रहे हैं, समझ रहे हैं, कोई देख नहीं पाता है। तो इतने टर्म हो गए, अप्रत्यक्ष रूप से, आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली से, एकल संक्रमणीय मत पद्धति से और गुप्त मतदान द्वारा होता है राष्ट्रपति का चुनाव अनुच्छेद 55(3) के अनुसार और राष्ट्रपति तथा उपराष्ट्रपति निर्वाचन अधिनियम 1952, ठीक है। चलिए अब हम लोग देखेंगे अनुच्छेद 54 के अनुसार जो राष्ट्रपति होता है, राष्ट्रपति का निर्वाचन एक निर्वाचन मंडल द्वारा होता है। वेरी इंपॉर्टेंट है निर्वाचन मंडल। तो अब निर्वाचन मंडल क्या होता है, तो निर्वाचन मंडल में ये 3 लोग शामिल होते हैं जो कि आपको बहुत ध्यान से देखना है। संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य, दोनों सदन कौन से हो गए, एक हो गया लोकसभा और दूसरा हो गया राज्यसभा, ठीक है। तो लोकसभा और राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य होंगे, ठीक है, मनोनीत वाले इनके वोटिंग में भाग नहीं लेते। ऐसे भी आप लोग मान सकते हैं कि जो मनोनीत करता है वो राष्ट्रपति ही करता है, इसलिए ऐसा कहा जाता है भाई चलो राष्ट्रपति के चुनाव में यही लोग भाग कैसे लेंगे, तो नहीं लेते हैं, ठीक है। राज्यों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य, तो यहाँ भी निर्वाचित सदस्य आ गया। और 17वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992 में के द्वारा केंद्र शासित प्रदेश एक दिल्ली हो गया और दूसरा पुदुचेरी हो गया। यहाँ के भी निर्वाचित सदस्य जो है को शामिल किया गया, ये हो गया। और अभी हाल ही में जम्मू और कश्मीर जो संशोधन अधिनियम आया है 2019 के तहत, इसको भी क्या बना दिया गया है, तो यूटी बना दिया गया है जम्मू और कश्मीर।
अब देखना है जम्मू कश्मीर बना और लद्दाख बना। तो चूँकि अब लद्दाख में तो विधानसभा है नहीं, इसलिए इसका कोई चांस ही नहीं है। जम्मू कश्मीर में विधानसभा है, तो अब इसके भी जो निर्वाचित सदस्य होंगे वो भी अब राष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग लेंगे। ये आपको ध्यान में रखना है, ये बिल्कुल लेटेस्ट है, ठीक है। चलिए, तो कौन कौन शामिल हुए? दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य यानी कि लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य और 17वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के द्वारा दिल्ली, पुदुचेरी और 2019 के द्वारा जो है जम्मू और कश्मीर के निर्वाचित सदस्य, ठीक है। इतने लोग जो है भाग लेते हैं। ये 3 आपको यहाँ से याद रखने हैं। अब एक्सेप्शन देखते हैं क्या है। तो संसद के दोनों सदनों में मनोनीत सदस्य, राज्य विधानसभाओं के मनोनीत सदस्य और जो विधान परिषद होता है वहाँ के सदस्य, ठीक है। और दिल्ली हो गया, पुदुचेरी हो गया और जम्मू कश्मीर विधानसभा के मनोनीत सदस्य ये भाग नहीं लेते हैं। यानी फाइनली क्या है कि चाहे वो संसद के मनोनीत सदस्य हों, चाहे वो विधानसभा के मनोनीत सदस्य हों, चाहे वो यूटी के मनोनीत सदस्य हों, वो भाग नहीं लेते हैं। और जहाँ पर कहीं कहीं विधान परिषद भी है, ठीक है, कई कई राज्यों में, तो विधान परिषद के भी सदस्य इनके चुनाव में भाग नहीं लेते हैं। तो इतनी चीज़ें आपको यहाँ से अच्छी तरीके से ध्यान में रखना है। अब हम लोग देखते हैं निर्वाचन की रीति। तो अनुच्छेद 55 के अनुसार जो है राष्ट्रपति के निर्वाचन में अलग अलग राज्यों का प्रतिनिधित्व समान रूप से होता है, साथ ही राज्यों और संघों के बीच में समानता भी होती है। इसके लिए राज्य विधानसभाओं और संसद के प्रत्येक सदस्यों के मतों का जो संख्या है निम्न प्रकार से निर्धारित किया जाता है। उसके लिए एक फार्मूला है, मैंने पीछे भी आपको बताया था। तो एक निर्वाचित विधायक के मत का मूल्य, जैसे एक विधायक वोट डाल दिया तो उसका मूल्य क्या होगा या उसके मत की वैल्यू क्या होगी, वो कैसे निकाला जाता है? राज्य की कुल जनसंख्या होती है और डिवाइड बाई राज्य की विधानसभा के कुल सदस्य संख्या। जैसे कि अगर हम मान लें उत्तर प्रदेश की, तो उत्तर प्रदेश की जो मान लो जनसंख्या अभी कितनी है, 24 करोड़, ठीक है, 24 करोड़ हो गई। और यहाँ राज्यसभा की कुल सदस्य संख्या कितनी है भाई, 403। इससे भाग दे देंगे और फिर मल्टीप्लाई बाई 1/1000 कर देंगे। तो इससे एक विधायक के मत का मूल्य पता चल जाएगा कि अगर उत्तर प्रदेश का कोई एक विधायक राष्ट्रपति को वोट दिया तो उसकी वैल्यू कितनी होगी, ठीक है। तो इस प्रकार से निकाला जाता है विधायक के मत का मूल्य। अब अगर सांसद के मत का मूल्य निकालना हो तो क्या किया जाता है? तो सभी राज्य विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्यों के मत का मूल्य, यानी सभी राज्य विधानसभाओं माने भारत में जितने भी विधानसभाएं हैं उनके सभी निर्वाचित सदस्यों के मत मूल्य का योग निकाल लेंगे और डिवाइड बाई संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्यों की संख्या, ठीक है, उससे डिवाइड कर देंगे, मल्टीप्लाई 1/1000 कर देंगे। तो ये एक सांसद के मत का मूल्य पता चल जाता है, ठीक है। यही है आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली, ठीक है। यानी कि अलग अलग राज्य हैं, विधायक हैं, सांसद हैं, तो इनके मत की वैल्यू कैसे पता चलेगी? तो ये इस फार्मूले से पता चलती है, ठीक है। चलिए, अब हम लोग देखते हैं आगे राष्ट्रपति का शपथ ग्रहण, पदावधि और त्यागपत्र। तो राष्ट्रपति पद ग्रहण करते समय उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश या उसकी अनुपस्थिति में ज्येष्ठतम न्यायाधीश के समक्ष क्या करता है, शपथ लेता है। तो मुख्य न्यायाधीश जो है इनको शपथ दिलवाता है, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। बाई चांस अगर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया नहीं है, उस समय प्रेजेंट नहीं है, तो उसके बाद जो ज्येष्ठतम या वरिष्ठ न्यायाधीश होगा उनके समक्ष ये शपथ लेंगे अनुच्छेद 60 के अनुसार। राष्ट्रपति का जो कार्यकाल होता है वो पद ग्रहण करने की तिथि से लेकर के कितनी होती है, 5 वर्षों तक होती है, ठीक है, 5 साल तक होता है अनुच्छेद 56(1) के अनुसार। अब बात आती है कि कोई व्यक्ति कितनी बार राष्ट्रपति बन सकता है। तो एक व्यक्ति जितनी बार चाहे उतनी बार राष्ट्रपति पद पर निर्वाचित हो सकता है, क्योंकि हमारे संविधान में इस पर कोई सीमा निर्धारित नहीं की गई है। अनुच्छेद 57 यानी कि पुनः चुने जाने की योग्यता, ये कहाँ दिया गया है, अनुच्छेद 57 में। तो भारत में कोई भी व्यक्ति कितनी भी बार राष्ट्रपति बन सकता है, लेकिन परंपरा हम लोग देखेंगे कि पहले जो राष्ट्रपति थे कौन थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, वही केवल जो है अभी तक 2 बार बन पाए हैं। बाकी जितने भी राष्ट्रपति बने हैं वो एक एक बार ही बन रहे हैं, ठीक है।
एक एक बार ही अब हो रहे हैं, ये एक टाइप की परंपरा बन गई। दूसरी बार अब कोई लड़ता भी नहीं है, और अब जो ये चुनाव हो गया है ये पार्टी समर्थित भी लगभग जहाँ तक है वो हो चुका है, क्योंकि जो वरिष्ठ नेता होते हैं भाई उनको मौका जो है दिया जाता है राष्ट्रपति बनने का, तो इसलिए जो है एक बार, ठीक है, दोबारा कोई खड़ा ही नहीं होता है, ठीक है। तो ये आपको यहाँ से ध्यान में रखना है। अब हम लोग देखते हैं कार्यकाल। तो कार्यकाल की समाप्ति से पहले जो है राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसे देता है? उपराष्ट्रपति को दे सकता है। कार्यकाल 5 साल का ही होता है। तो अगर त्यागपत्र देना चाहे राष्ट्रपति तो वो किसको देगा? तो उपराष्ट्रपति को दे सकता है 56(1) का के अनुसार। अगर राष्ट्रपति संविधान का अतिक्रमण करता है, ठीक है, अगर संविधान का अतिक्रमण करता है तो राष्ट्रपति को महाभियोग के द्वारा हटाया जा सकता है। किसके द्वारा? महाभियोग के द्वारा हटाया जा सकता है। तो महाभियोग की प्रक्रिया कहाँ पर बताई गई है? तो अनुच्छेद 61 में बताई गई है, ठीक है। तो राष्ट्रपति को कैसे हटाया जाता है? महाभियोग के द्वारा। और किस कारण? तो संविधान का अतिक्रमण करने के कारण, ठीक है। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं और देखते हैं कि राष्ट्रपति पद हेतु अर्हताएं क्या क्या होनी चाहिए, जो कि अनुच्छेद 58 में बताई गई हैं। तो कोई भी व्यक्ति राष्ट्रपति निर्वाचित होने का पात्र तभी होगा जब क्या हो? वह भारत का नागरिक हो, 35 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो और लोकसभा का सदस्य, ठीक है, निर्वाचित होने के लिए अर्हित है। चूँकि हम लोग उपराष्ट्रपति के बारे में देखते हैं, तो उपराष्ट्रपति को कहा जाता है कि राज्यसभा का सदस्य जो है निर्वाचित होने की योग्यता रखता हो, क्योंकि जो उपराष्ट्रपति होता है वो राज्यसभा का क्या होता है? पदेन सभापति होता है, क्योंकि उसका काम कहाँ है? राज्यसभा में है। और राष्ट्रपति का जो काम है वो कहाँ पर है? लोकसभा में है। तो जाहिर सी बात है जिसका यहाँ पर काम है उसका सदस्य या उसके चुने जाने के लिए अर्हता वो रखता हो। तो इस प्रकार से आप याद कर सकते हैं, 35 वर्ष और लोकसभा का सदस्य निर्वाचित होने के लिए अर्हित हो। भारत सरकार या राज्य सरकार के अधीन नियंत्रण में किसी स्थानीय संस्था में लाभ का पद धारण ना करता हो, ये कंडीशन है, शर्तें हैं। कोई भी व्यक्ति केवल इस कारण लाभ का पद धारण करने वाला नहीं समझा जाएगा कि वह संघ का राष्ट्रपति है, उपराष्ट्रपति है, किसी राज्य का राज्यपाल है, या फिर संघ का या फिर किसी राज्य का मंत्री है। तो इतनी चीज़ समझ में आ गई। यदि वह राष्ट्रपति है, यदि वह उपराष्ट्रपति है, यदि वह राज्यपाल है, या फिर संघ या राज्य का मंत्री है, तो उस पद को लाभ का पद नहीं कहा जाता है, ठीक है। तो इतनी बातें आपको ध्यान में रखना है। बाकी और भी जो पद धारण करेगा वो लाभ का पद माना जाएगा, और राष्ट्रपति चुने जाने के लिए ये जरूरी है कि लाभ का पद धारण ना करे, ठीक है। चलिए, तो राष्ट्रपति पद के लिए निम्नलिखित शर्तें हैं। कौन कौन से? संसद के किसी भी सदन या राज्य विधायिका का सदस्य उसे नहीं होना चाहिए। यदि कोई ऐसा व्यक्ति निर्वाचित होता है तो उसे पद ग्रहण करने से पहले उस सदन से त्यागपत्र देना होगा। तो मान लो कोई जो है व्यक्ति विधायक है, राज्य विधायिका का सदस्य होने का मतलब वो विधायक होगा। संसद का सदस्य होने का मतलब कि वो एक सांसद होगा, ठीक है। तो अगर कोई व्यक्ति सांसद है और राष्ट्रपति के लिए वो खड़ा होता है, और जिस दिन वो पद ग्रहण करेगा उससे पहले उसे संसद से अपना त्यागपत्र देना पड़ेगा, ठीक है। या विधायक है तो यहाँ से अपना त्यागपत्र देना पड़ेगा, तब जो है यहाँ पर वो राष्ट्रपति बन सकता है। तो लाभ का पद धारण ना करता हो, ये पहले बताया गया। उसे बिना किराया दिए शासकीय आवास जो है आवंटित होगा, और उसकी जो उपलब्धियां और भत्ते होंगी उसकी पदावधि के दौरान जो है वो कम नहीं किए जाएंगे। तो इतनी सारी चीज़ें आपको ध्यान में रखना है। निर्वाचन विवाद देखते हैं अनुच्छेद 71 के अंतर्गत कि अगर राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित अगर कोई शंका उत्पन्न होती है या कोई विवाद उत्पन्न होता है तो उसकी जांच कौन करेगा? केवल और केवल सुप्रीम कोर्ट कर सकता है, ठीक है। और जो उसका निर्णय होगा वही अंतिम होगा, वो जो निर्णय सुना देगा वो आपको मानना पड़ेगा, ठीक है। तो अनुच्छेद 71 क्या है? राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के निर्वाचन संबंधी समाधान, ठीक है, कौन देखेगा? सुप्रीम कोर्ट देखेगा, और वो जो निर्णय देगा उसको मानना पड़ेगा। अब हम लोग देखते हैं राष्ट्रपति पर महाभियोग, यानी कि उसे कहते हैं इम्पीचमेंट, ठीक है।
इम्पीचमेंट। महाभियोग कब लाया जा सकता है भाई? अनुच्छेद 61 के अंतर्गत संविधान के अतिक्रमण के आधार पर अगर कोई राष्ट्रपति संविधान का अतिक्रमण करता है तो उसके आधार पर राष्ट्रपति को महाभियोग की प्रक्रिया द्वारा उसके पद से हटाया जा सकता है। महाभियोग का जो आरोप है वो संसद का कोई भी सदन लगा सकता है। कोई भी सदन यानी कि वो लोकसभा ये आरोप लगा सकता है पहले, और या फिर राज्यसभा ये आरोप लगा सकता है। तो दोनों सदनों में से कोई भी लगा सकता है, ठीक है। इस पर वो नहीं है कि पहले लोकसभा में आए या फिर राज्यसभा में आए। अब क्या करना होगा कि इसके लिए संकल्प प्रस्तुत करना होगा। तो पहले रिजोल्यूशन जो है पेश करना होता है, और जो संकल्प आएगा तो उस संकल्प पर सदन के कुल सदस्य संख्या के कम से कम 1/4 सदस्यों के हस्ताक्षर किए हों। तो जब आपको ये संकल्प प्रस्तुत करना होगा लोकसभा में कि भाई राष्ट्रपति ने संविधान का अतिक्रमण किया है और हम उनके खिलाफ महाभियोग लाने जा रहे हैं, तो उस संकल्प पर कुल सदस्य संख्या के 1/4 उस पर हस्ताक्षर किए हों, साइन किए हों, ठीक है। और फिर क्या करना होगा कि राष्ट्रपति को 14 दिन का नोटिस भी दिया जाना चाहिए। 14 दिन पूर्व जो है इसका नोटिस दिया जाना चाहिए कि आपने संविधान का अतिक्रमण किया है और आपके खिलाफ हम लोग महाभियोग लगाने जा रहे हैं। तो ये दो चीज़ें हो गई, 1/4 सदस्य संख्या, 1/4 का जो है उस पर हस्ताक्षर होना चाहिए संकल्प पर, और 14 दिन जो है पूर्व राष्ट्रपति को सूचना जो है मिलनी चाहिए। तो ये दो काम हो गया। अब महाभियोग का जो प्रस्ताव है, मान लो कि वो सारे काम हो गए, 1/4 सदस्यों के हस्ताक्षर भी हो गए, 14 दिन पूर्व उनको सूचना दे दिया गया। अब मान लो कि लोकसभा में ये पेश हो गया, दोनों में से किसी में भी कर सकते हो। एग्जाम्पल के तौर पर लोकसभा में इसको पेश कर दिया गया, वहाँ पर 2/3 बहुमत से पारित होना चाहिए, और वहाँ भी 2/3 बहुमत से पारित हो गया। इसके बाद फिर दूसरे सदन में भेजा गया, यानी कि मान लो कि उसे राज्यसभा में भेज दिया गया। अब दूसरा सदन यानी कि राज्यसभा भी ये जो आरोप लगे हैं इसका अन्वेषण करेगा, इसका रिसर्च करेगा कि भाई जो लोकसभा ने आरोप लगाया है क्या वो सही है कि गलत है। और ये जब इसका रिसर्च करेगा तो राष्ट्रपति को उपस्थित होने का तथा अपना प्रतिनिधित्व कराने का अधिकार होगा। तो इस प्रक्रिया के दौरान चाहे राष्ट्रपति खुद वहाँ उपस्थित होकर के, मतलब जैसे अन्वेषण होगा, जांच होगा, पूछताछ होगा, तो राष्ट्रपति खुद या फिर अपना कोई प्रतिनिधि भेज करके अपना बचाव कर सकता है कि भाई वो लोग गलत आरोप लगा रहे हैं, ऐसा नहीं है, ठीक है। तो ये काम होगा। अगर ये सारा काम होने के बाद दूसरा सदन यानी कि राज्यसभा आरोप को सही पाता है, आरोप को सही पाता है और इस प्रस्ताव को राज्यसभा भी 2/3 बहुमत से पारित कर देता है, तो राष्ट्रपति को संकल्प पारित होने की तिथि से अपने पद से हट जाना होगा, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आपको समझ में आ गई। यही सेम काम उल्टा भी किया जा सकता है, पहले राज्यसभा में पेश किया जा सकता है, फिर जो है लोकसभा में लाया जा सकता है। तो दोनों काम हो सकते हैं, दोनों में से किसी में भी ये पेश किया जा सकता है। तो ये होता है महाभियोग। अच्छे से समझ में आपके आया होगा कि राष्ट्रपति को कैसे हटाया जा सकता है, ठीक है। चलिए, तो ये जो है आपका पार्ट नंबर यहाँ पर 1 जो है आपका यहाँ पर एंड होता है। अभी तक हम लोगों ने देखा राष्ट्रपति और उसका निर्वाचन और उसका जितने भी चीज़ें थी, कार्यकाल, महाभियोग कैसे हटाया जाए, ठीक है, ये सारी चीज़ें हम लोगों ने देख लिया था। अगले पार्ट में हम लोग राष्ट्रपति की जो शक्तियां हैं उन सारे शक्तियों पर हम लोग चर्चा करेंगे विस्तृत तरीके से। तो अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक बने रहिए हमारे साथ। जय हिंद, जय भारत।